हम लोग करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज जो प्रश्न है वो अधिकांशतः अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न ही है। तो उन प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है उसको देखें आप कि वर्ष 2022 के संदर्भ में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। वर्ष 2022 के संदर्भ में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जो बुलेटिन जारी किया जाता है जिसे नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन कहा जाता है, तो उसमें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात आदि आंकड़े दिए जाते हैं। तो उसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो आंकड़े दिए गए हैं और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो उन आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। पहला विकल्प है सबसे कम शिशु मृत्यु दर मणिपुर में रही है। दूसरा सर्वाधिक जन्म दर बिहार में है। तीसरा मृत्यु दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। चौथा सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर मणिपुर में है, सही है। सर्वाधिक जन्म दर बिहार में है, यह भी सही है। मृत्यु दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। मृत्यु दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न में विकल्प ग जो है यह सही होगा। अब इस प्रश्न को देने का मतलब यह है कि ये जो आंकड़े आए हैं इन आंकड़ों को हम लोग तैयार रखें। सबसे पहले हम लोग जन्म दर की बात करें तो जन्म दर का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटा है, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर कितना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में जो जन्म दर है वो 19.1 है प्रति हजार पर। 19.1 प्रति हजार पर जन्म दर है। सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जन्म दर वाले जो राज्य हैं बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। सबसे कम जन्म दर, तो सबसे कम जन्म दर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाने पर अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जो स्थान है अंडमान के बाद गोवा का, फिर गोवा का, बल्कि ऐसे रहेगा अंडमान का सबसे कम है, उसके बाद गोवा का, उससे ज़्यादा गोवा का जन्म दर है। अब दूसरा हम लोग मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर का जो राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा है वो है 6.8, जन्म दर है 19.1 और मृत्यु दर है 6.8 यानी 6.8 यानी 6.8। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब, सबसे कम मृत्यु दर कहाँ है, तो सबसे कम मृत्यु दर चंडीगढ़, इसके बाद दिल्ली, और इसके बाद मणिपुर और सिक्किम दोनों का बराबर है। मणिपुर और सिक्किम, तो राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, सबसे कम में मणिपुर या सिक्किम आएगा। अब हम लोग बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर का जो राष्ट्रीय आंकड़ा है वो है 26। 1000 जीवित जन्म पर 26 शिशुओं को मृत्यु, यानी शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा 26 है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। सबसे कम है मणिपुर, फिर लद्दाख, सिक्किम, गोवा, सिक्किम और गोवा, इन तीनों का बराबर है, लद्दाख, सिक्किम, गोवा।
तो कभी कभी एक क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो कम से कम 3 क्रम याद रहे। ठीक, इसमें आंकड़ा जो है वो लिंगानुपात का भी दिया गया है कि जन्म के समय लिंगानुपात क्या है। तो जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 914 है। इसमें कुल प्रजनन दर भी दी गई है, तो कुल प्रजनन दर 2021 में भी 2.0 था, इस बार 2022 में भी 2.0 है। कुल प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार में है, उसके बाद और सबसे कम दिल्ली और तमिलनाडु में है। कुल प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार में और सबसे कम दिल्ली और तमिलनाडु में, दोनों में बराबर है। अगला प्रश्न, जून 2025 में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में मौद्रिक नीति के संदर्भ में की गई घोषणाओं में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी जो विकल्प दिए गए हैं वो मौद्रिक नीति में जो घोषणा की गई थी उससे मेल नहीं खाता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो उन घोषणाओं से मेल नहीं खाता है। पहला विकल्प है मौद्रिक नीति को उदार से बदलकर तटस्थ कर दिया गया। दूसरा है नीतिगत रेपो दर 5.50 करने का निर्णय किया गया। तीसरा अस्थायी जमा सुविधा दर 5.25 की गई। चौथा है बैंक दर 5.00 पर स्थिर रखी गई। अब इसमें देखिए, मौद्रिक नीति को उदार से बदलकर तटस्थ कर दिया गया, बिल्कुल सही है। नीतिगत रेपो दर 5.50 करने का निर्णय किया गया, बिल्कुल सही है। पहले 6.0 था, 50 आधार अंकों की कमी करके 5.50 की गई है। अस्थायी जमा सुविधा दर 5.25 की गई, ये भी सही है। बैंक दर 5.00 स्थिर रखी गई, ये गलत है। बैंक दर कितनी की गई? 5.75। इस घोषणा में मौद्रिक नीति को उदार से बदलकर तटस्थ कर दिया गया। इसके पहले मौद्रिक नीति को उदार घोषित किया गया था, अब उसे तटस्थ कर दिया गया। उदार का मतलब है कि रिजर्व बैंक बाजार में तरलता को लाने के लिए उदारता दिखाता है, और तटस्थ का मतलब है कि वो कोई उदारता नहीं दिखाएगा, बाजार पे छोड़ देगा सारी चीज़ें। दूसरा है नीतिगत रेपो दर 5.50 करने का निर्णय किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। रेपो दर 5.50 है। अस्थायी जमा सुविधा दर 5.25 की गई, वहीं जो सीमांत अस्थायी सुविधा दर है वो 5.75 की गई, वो बैंक दर के बराबर है। इसमें एक बात और कही गई है जो महत्वपूर्ण है, CRR, इसको 3% पर सीमित रखने की बात कही गई है। CRR को 3% तक कम करने की बात कही गई है। वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से CRR जो है वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से 3% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, डिजिटलीकरण के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का घटता क्रम कौन सा है। तो डिजिटलीकरण के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का जो घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन कहाँ हुआ है, फिर उसके बाद कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो जो राज्य हैं उसमें पहला नंबर है कर्नाटक का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है तेलंगाना का, चौथा है गुजरात का, फिर हरियाणा का। तो जो ख विकल्प है ये सही है। सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन कर्नाटक का, फिर महाराष्ट्र का, फिर तेलंगाना का। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण जो हुआ है उसमें पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, और तीसरा स्थान है भारत का। अब अगला, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर डिजिटलाइजेशन देखा जाए तो नई दिल्ली और चंडीगढ़ शीर्ष पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। रिजर्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी किया है, जिसमें 3 बैंकों का उल्लेख है। पहला SBI, दूसरा HDFC, तीसरा ICI। PNB उस सूची में शामिल नहीं है।
यानी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक जिन्हें घोषित किया गया है वो 3 है, SBI, HDFC और तीसरा ICICI। अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात है। नवीकरणीय ऊर्जा के जो घटक हैं इस वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा में जो विभिन्न घटक हैं जैसे सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाई गई तो उसमें सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब इन तीनों के अगर आंकड़े हम लोग देखें कि किसका कितना कितना अंश है तो इसके जो घटक हैं सौर ऊर्जा, कुल नवीकरणीय ऊर्जा में जो स्थापित क्षमताएं हैं, सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है 97.86 गीगावाट। पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है 48.16 गीगावाट। जैव ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो है 11.35 गीगावाट। और लघु पनबिजली की जो स्थापित क्षमता है वो है 5.10 गीगावाट। यानी इनमें सर्वाधिक हिस्सा सौर ऊर्जा का है, उसके बाद पवन ऊर्जा का, फिर जैव ऊर्जा का, फिर लघु पनबिजली ऊर्जा का। अगला, डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना के तहत देश के कितने जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा जो केंद्र है इनके तहत कुल 10 जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कुल 10 जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र हैं क्या, ये करेंगे क्या? तो ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2 जिलों पीलीभीत और गोरखपुर से हुई। तो इन 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 2 जिले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो पीलीभीत है और दूसरा है गोरखपुर। इन 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं पीलीभीत और गोरखपुर। अगला, जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की जो हिस्सेदारी है वो है 1.84%। 1.84%। ठीक। सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सर्वाधिक बेरोजगारी गोवा में है। जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी है वह सर्वाधिक बेरोजगारी गोवा में है। अगला प्रश्न है कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जिसे आरबीआई ने जारी किया है का उद्देश्य क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जिसे आरबीआई ने जारी किया है इसका उद्देश्य क्या है? तो यह जो इंटरफेस है यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे आरबीआई ने जारी किया है। यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएलआई ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। तो ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु यह डिजाइन किया गया है और विशेषकर जो ऋण से संबंधित भूमि रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन भूमि रिकॉर्डों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को यह आसान बनाएगा। यह सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कागजी कार्रवाइयों को कम करते हुए क्रेडिट मूल्यांकन में तेजी लाएगा। ठीक, तो ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन
2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में कम होने का अनुमान है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन घटने का अनुमान है? तो कृषि संबंधी आंकड़े हैं। इसमें पहला विकल्प है टमाटर, दूसरा आलू, तीसरा प्याज, चौथा फल। तो इसमें फलों का उत्पादन तो बढ़ रहा है 23-24 से 24-25 में। प्याज के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन टमाटर का उत्पादन घट रहा है। अनुमान है कि टमाटर का उत्पादन घटेगा, प्याज का उत्पादन बढ़ेगा, आलू का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन टमाटर का उत्पादन घटेगा और मसालों का उत्पादन भी थोड़ा सा घटने की संभावना है। अगला प्रश्न, खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल के संदर्भ में किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभ अनुमानित है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की को पर मुहर लगाई गई है खरीफ फसलों के लिए। खरीफ फसलें धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, कपास है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, मूंगफली है। तो ये सब खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें भी पूछा जाता है कृषि में कि सूरजमुखी किस मौसम की फसल है, खरीफ है कि रबी है? तो वो खरीफ है। मूंगफली भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है, तिल भी खरीफ है। तो ये सब खरीफ फसलें हैं। अब इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है, तो इसमें एक तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लें। इसमें कहा जा रहा है कि उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभ अनुमानित किस फसल पे है, यानी जितना उत्पादन लागत है उससे ज़्यादा उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर बाजरा है। इसमें माना गया है कि 63% उत्पादन लागत का 63% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका घोषित किया गया है। तो सबसे पहले स्थान पर बाजरा है 63%। फिर मक्का पर लगभग 59% लाभ अनुमानित है। ठीक, धान पर कम है 50% है, अरहर पर भी कम ही है, और आपका 59% अरहर पर भी है। उड़द पर आपका 53% है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किस फसल के संदर्भ में किसानों उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभ अनुमानित है? तो बाजरा पर। दरअसल ऐसे भी अगर देखा जाए तो बाजरा जो है वो सिरी फसल में आ रहा है। तो सिरी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसान सिरी फसल की खेती करें। तो सिरी फसल की खेती कब करेंगे किसान? जब उस पर अधिक उनको लाभ मिले, यानी उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक हो। तो एक तो प्रश्न ये होगा। जो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि धान का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो धान का जैसे समर्थन मूल्य पहले 2300 था, इसमें 69 रुपया की वृद्धि की गई है और 2369 इसका प्रति क्विंटल इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक, सर्वाधिक जो वृद्धि की गई है समर्थन मूल्य में वो नाइजर सीड की है। नाइजर सीड में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। यह पहले 8717 इसका समर्थन मूल्य था, जिसे बढ़ाकर 9537 किया गया है। 9537 किया गया है। ठीक, अगला, निम्न में से कौन दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म है? तो जीनोम संपादित चावल की जो किस्में हैं, 2 किस्में भारत द्वारा विश्व में पहली बार भारत ने जीनोम संपादित चावल की उन्नत किस्में विकसित की हैं, और ये दोनों हैं
ये DRR राइस 100, कमला और पूषा DST राइस 1, ये दोनों जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं। इस पहली किस्म को हैदराबाद में विकसित किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैदराबाद, और दूसरी जो किस्म है इसको नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में विकसित किया गया। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहली किस्म का विकास किससे किया गया है? सांबा मंसूरी से, जो कि एक लोकप्रिय प्रजाति है सांबा मंसूरी या मैसूरी। तो सांबा मंसूरी से ये विकसित की गई है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 15-20 दिन पहले पक जाती है और 25% अधिक उत्पादन क्षमता इसमें है। दानों की संख्या में वृद्धि है इसमें। दूसरे की विशेषता क्या है? यह जो है MTU 1010 के आधार से विकसित की गई है और यह जो है लवणता और क्षारीयता वाली जो मिट्टियां हैं उस पर ये उगाने के अनुकूल है। लगभग 19% उत्पादन इसका बढ़ता है। अब यह पूरा जो जीनोम संपादित किया गया है, यह किस आधार पर संपादित किया गया है इसको भी जानते रहा जाए। तो इसे CRISPR Cas9 पर आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। CRISPR Cas9 पर आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है उसमें बीटी कपास की खेती की अनुमति दी गई है। लेकिन यह जो जीनोम एडिटिंग है, यह जो GM फसलें थी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी उसकी जगह ये उसके विकल्प के रूप में ये उभर के आ रही हैं, क्योंकि इनमें बिना विदेशी जीनों को समायोजित किए फसलों में वांछित सुधार संभव किया गया है। बिना किसी विदेशी जीन को समायोजित किए बाहर से कोई विदेशी जीन इसमें नहीं डाला गया है, बल्कि इन्हीं जीनों को जो फसल की अपनी जीन है उन्हीं को समायोजित करके फसल में वांछित सुधार करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व निवेश रिपोर्ट कौन बनाता है? एक तो रिपोर्ट, दूसरे जारीकर्ता। तो विश्व निवेश रिपोर्ट ACTAD सही है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं विश्व बैंक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट WTO द्वारा नहीं बल्कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक, तो ढ विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह वाला देश है। सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह की बात कही जा रही है कि सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह किस देश का है, किस देश में है? तो सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह जो हो रहा है उसमें सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह अमेरिका में पहला स्थान तो अमेरिका का है। दूसरा और तीसरा स्थान क्योंकि इसमें क्रम भी पूछा जाता है तो उस क्रम को भी हम लोग देख लें। सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह में जो क्रम है सबसे ज़्यादा तो अमेरिका का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो स्थान है उसको दूसरा स्थान जिसका है
सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह, सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह अमेरिका, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर चीन। ये क्रम ऐसे ही है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, अच्छा अब एफडीआई प्रवाह में अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनफ्लो किस राज्य में सबसे ज़्यादा रहा, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, फिर दूसरा कर्नाटक, फिर तीसरा दिल्ली। ठीक। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उस अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है 2025 में, 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रहेगी वो 6.3 रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है 6.3 रहेगी 2025 में विश्व बैंक के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी होगी 2025 में वो भी 6.3 होगी। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भी ये 6.3 रहेगी 2025 में। 2026 में इसके अनुसार 6.4 रहेगी। और विश्व बैंक के अनुसार 2026 में 2025 में 6.3 है, 2026 में यह 6.5 रहेगी, 2027 में 6.7 रहेगी। तो 6.5 2027 में, यह 2027 में 6.7 रहेगी। ठीक। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्योंकि ये नाम से कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसलिए ये तीन महत्वपूर्ण जो डाटे हैं तीन लोगों द्वारा जो कहे गए हैं, एक तो विश्व बैंक कह रहा है, एक संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, दूसरा IMF कह रहा है। तो विश्व बैंक कह रहा है कि 2025 में 6.3 रहेगी, 2026 में 6.5 रहेगी, 2027 में 6.7 रहेगी। संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना 2025 रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि 2025 में 6.3 रहेगी, 2026 में 6.4 होगी। IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि 2024 में ये 6.5, 2025 में IMF के अनुसार 2025 में 6.2 और 2026 में ये 6.3, 2026 में 6.3 IMF के अनुसार। ठीक। और जो 2024-25 का जो आर्थिक समीक्षा में जो बात कही गई कितनी वृद्धि दर रही, तो 24-25 में 6.3% रही। और 2026 में कितनी रहेगी? 2026 में कहा गया कि 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहेगी, 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगी, आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह में किस राज्य का सर्वाधिक हिस्सा है? तो किस राज्य का सर्वाधिक हिस्सा है? तो इसमें सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है, 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, 2 नंबर पर कर्नाटक है, 3 नंबर पर दिल्ली है, 3 नंबर पर दिल्ली है। 1 नंबर पर महाराष्ट्र, 2 नंबर पर कर्नाटक, 3 नंबर पर दिल्ली। यानी सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य को गया? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान दिल्ली का है। अगला प्रश्न,
वाणिज्यिक सेवाओं का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? वाणिज्यिक सेवाओं का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? वाणिज्यिक सेवाओं का सर्वाधिक निर्यातक देश जो है वो अमेरिका है। वाणिज्यिक सेवाओं का सर्वाधिक निर्यातक देश अमेरिका का विकल्प सही है। अमेरिका के बाद यूके, यूके यूके के बाद आयरलैंड, आयरलैंड और उसके बाद जर्मनी का स्थान है। उसके बाद जर्मनी का स्थान है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यातक के रूप में भारत का 8वां स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा यूके का, तीसरा आयरलैंड का, चौथा जर्मनी का। वाणिज्यिक सेवाओं के आयातक में भी पहले स्थान पर अमेरिका है। वाणिज्यिक सेवाओं के अगर आयातक की बात की जाए, आयातक, तो आयातक में भी पहले अमेरिका है, पहले अमेरिका है, फिर चीन है। अमेरिका के बाद चीन, फिर जर्मनी। आयातक का क्रम यह है। ऐसे ही वस्तुगत व्यापार की बात की जाए तो वस्तुगत व्यापार में सबसे बड़ा निर्यातक, ये तो वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार की बात हुई। अब वस्तुगत व्यापार में सबसे बड़ा निर्यातक चीन है, उसके बाद अमेरिका है, इसके बाद अमेरिका है। सबसे बड़ा आयातक वस्तुगत में सबसे बड़ा आयातक, तो सबसे बड़ा आया कि क्रम बदल जाएगा। अमेरिका है सबसे बड़ा आयातक और उसके बाद चीन है। निर्यातक सबसे बड़ा वस्तुगत सेवाओं में, वस्तुगत व्यापार में सबसे बड़ा निर्यातक चीन है, उसके बाद अमेरिका है। आयातक वस्तुगत व्यापार में आयातक जो है उसमें सबसे बड़ा अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक, भारत का इसमें स्थान निर्यातक में 18वां है और आयातक में 9वां है। भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें है? भारत का जो बाह्य ऋण है, विदेशी ऋण है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऋण है, किस रूप में है? तो सबसे ज़्यादा जो ऋण लिया गया है यूएस डॉलर में, पहला स्थान इसका है। दूसरा, उसके बाद रुपया में ऋण लिया गया है, उसके बाद यूरो में, उसके बाद जापानी येन में, तीसरे नंबर पर जापानी येन है, और फिर एसटीआर में, फिर यूरो में। चौथे नंबर पर एसटीआर है और 5वां नंबर यूरो का है। यानी सबसे ज़्यादा ऋण का जो हिस्सा है यूएस डॉलर में है, फिर रुपया में, भारतीय रुपया में, फिर तीसरा स्थान जो है जापानी येन का है। दुनिया के अरबपतियों की राजधानी किसे कहा जा रहा है? दुनिया की अरबपतियों की राजधानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अरबपतियों की संख्या हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी की गई है 2025 की, उसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अरबपति रह रहे हैं, 129 अरबपति। पिछले वर्ष भी ये पहले स्थान पर था शहर जहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। इस वर्ष भी है, इसलिए इसे अरबपतियों की राजधानी कहा जा रहा है। अब सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है? सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है? तो अमेरिका में सर्वाधिक अरबपति हैं 870। उसके बाद स्थान चीन का है, फिर भारत का। भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में 284 अरबपति हैं। पहला स्थान अमेरिका जिसमें सर्वाधिक अरबपति हैं, फिर चीन, फिर भारत। ठीक,
भारत में सबसे बड़े जो अरबपति हैं वो है मुकेश अंबानी। विश्व में पहला स्थान एलन मस्क का है संपत्ति में विश्व में पहला स्थान एलन मस्क का है। भारत में पहला स्थान मुकेश अंबानी का है। हालांकि विश्व में इनका 17वां स्थान है। 18वां स्थान अडानी का है। और मुकेश अंबानी एशिया के भी सबसे बड़े अमीर हैं। मुकेश अंबानी का स्थान 17वां है लिस्ट में, लेकिन भारत और एशिया में इनका पहला स्थान है। अगला, सर्वाधिक प्रवासी धन प्रेषण प्राप्त करने वाला राज्य है। सर्वाधिक प्रवासी धन प्रेषण प्राप्त करने वाला राज्य है, यानी जो बाहर से धन आता है वो किस राज्य में सर्वाधिक आता है? तो सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना है। इस एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई है, तो 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी और इसमें एशियाई देश तो हैं ही, साथ में प्रशांत सागर के तट वाले देश भी हैं। तो इसमें इजराइल जो है, इजराइल इसमें 69वां देश सदस्य के रूप में एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 2015 में। 2015 में इस बैंक की स्थापना हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और इस बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण इस प्रश्न को रखा गया है कि अल्जीरिया इसका 9वां सदस्य बना है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, 2015 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इस समय इसके 9 सदस्य हैं और 9वां सदस्य अल्जीरिया बना है। तो ये पूछा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य या सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया। ठीक। तो आज के जो प्रश्न हैं लगभग हो गए। फिर हम लोग आगे करंट अफेयर्स के जो अन्य टॉपिक हैं उसको देखेंगे।